देखो तुम इस पे अपना गुस्सा निकालना बंद करो, वो बस एक चॉकलेट ही तो थी। अमित थोड़ा आरू को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला तो आरू बोली, सुनो बेझंड फकीर, तुम तो कुछ बोलो ही मत। उस दिन भी समझाया था तुम्हें कि अपने इस सावन के अंधे दोस्त को पकड़ के रखो, नॉर्मल इंसानों को दिक्कत होती है इसकी वजह से। अरे साहिबा शांत हो जाओ, तुम्हें चॉकलेट ही तो चाहिए, चलो यार मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। आदि आरू को कंधे से पकड़कर आगे की तरफ ले जाते हुए बोला तो आरू आदि को इग्नोर करके फौरन शान की तरफ पलटते हुए बोली, देखो एनाकोंडा, तुम्हारी वजह से मेरी चॉकलेट गिरी है तो तुम ही मुझे लाकर दोगे। मेरी फेवरेट चॉकलेट थी वो, तो मुझे मेरी चॉकलेट लाकर दो। और अगर नहीं लाकर दी तो। इस बार शान अपने हाथों को बांधकर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला तो आरू बोली, अबे ओ एनाकोंडा, मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी मत करना, वरना जिस गाल पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किस किया था उस गाल पे मेरा थप्पड़ का निशान पड़ जाएगा। समझ में आई बात? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शान ने फौरन जवाब दिया। तो इस बार आरू थोड़ी चिढ़कर बोली, तो मैं क्या तुम्हें बिचौलन नजर आ रही हूँ जो तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दूं और फिर तुम्हारे यहीं पर फेरे पड़वा दूं? अब ये लड़ाई आदि का पारा हाई कर रही थी। उसने एकदम से आरू को अपनी बाहों में उठाया और उसे उठाए हुए ही तेजी से आगे बढ़ गया। आरू ऐसे अचानक उठाए जाने से हड़बड़ा गई, उसकी उसकी बाहें आदि के गर्दन के इर्द गिर्द चले गए। तुमने मुझे ऐसे कैसे उठाया? तुम्हें तो मैं। आरू आदि से इतना बोलकर चुप हो गई, फिर झांक कर शान और अमित को घूरते हुए तेज आवाज में बोली, सुनो बे एनाकोंडा और उसके झंड फकीर, कोशिश करना कि दोबारा मेरे सामने न आओ, और अगर आए तो तुमसे मैंने अपनी एक चॉकलेट के बदले 100 चॉकलेट न ली तो मेरा नाम बदल देना और अपनी आंखों का इलाज भी करवा लो, जाहिलो। आरू आदि की बाहों में तेज आवाज में बोलते हुए शान और अमित की आंखों से ओझल हो गई। अमित तो आरू की बातों से हैरान था, पर शान उसकी आंखों में तो जैसे दुनिया जहान का गुस्सा उतर आया जब उसने आरू को आदि की बाहों में देखा। शान ने जोर से अपना हाथ दीवार में दे मारा और गुस्से में वहां से चला गया। अमित भी जल्दी से शान के पीछे की तरफ भाग लिया। अंडस्को इधर आरू आदि की बाहों में कसम साते हुए बोली, यार छोड़ो मुझे, छोड़ो यार, तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? आखिर की लाइन आरू थोड़े धमकी भरे अंदाज में बोली। आरू की बात सुनकर आदि आगे बढ़ते हुए साफ शब्दों में बोला, नहीं। आरू आदि के सीने पे मारते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम, एक तो उन लोगों ने मेरी किट्टू गिरा दी, ऊपर से तुमने मुझे उन्हें कुछ बोलने भी नहीं दिया, कम से कम थोड़ा तो डांट लेने देते, पर नहीं, डांटने भी नहीं दिया और ऐसे उठा लाए। आदि तब तक वहीं रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां नव और रूही उनका वेट कर रहे थे। आदि आरू को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए हैरानी से बोला, क्या सच में तुमने उन लोगों से कुछ नहीं बोला? नहीं, तुमने बोलने ही कहाँ दिया। आरू मासूमियत से अपना सर नमे हिलाते हुए बोली। आदि फौरन एक चेयर पे बैठ गया और अपना सर पकड़कर मन ही मन बोला, यार उसकी गर्लफ्रेंड से लेकर थप्पड़ तक सब कुछ तो बोल आई, फिर भी बोल रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्या करूं मैं अपनी साहिबा का? तब तक नव आदि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब किससे पंगा करके आई है ये? इसी से पूछ लेना, फिलहाल मुझे एक स्ट्रांग कॉफी मंगवा दो प्लीज। आदि नव से बोला तो नव ने आदि के लिए एक स्ट्रांग कॉफी और सबके लिए कुछ स्नैक्स मंगवा लिए। फिर नव आरू को देखकर बोला, अब बता क्या करके आई तू? आरू ने शुरू से लेकर आखिर तक सब बात बता दी, फिर उसके बाद मासूम सा चेहरा बना के बोली, दादा सुना आपने, एक तो उस एनाकोंडा ने मेरी किट्टू गिरा दी, ऊपर से इसने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया, उस एनाकोंडा और झंड फकीर को। आरू ने इतना बोल के ऐसा मुंह बना लिया जैसे कितना जरूरी काम उसका रह गया हो। सभी हैरानी से आरू को देखने लगे, तभी आदि जोरों से हंस दिया। नव और रूही भी हंसने लगे और आरू मासूमियत से तीनों लोगों को अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देखने लगी, पर उन सबको हंसते देखकर उसके होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए चारों ने अपने स्नैक्स फिनिश किए। फिर थोड़ी और देर घूमने के बाद सभी घर के लिए निकल गए। रास्ते में आदि और नव दोनों ने ही आरू को चॉकलेट्स लाकर दी और आरू उन्हें देखकर एकदम से खुश हो गई। उसे खुश देखकर नव और आदि दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अंडस्को शान जैसे ही घर पहुंचा, उसके दोस्त बाहर हॉल में ही बैठे थे। शान आकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने उसे आवाज भी दी लेकिन वो नहीं रुका। अपने रूम में जाकर उसने अपने पूरे रूम का सामान बिखेर दिया। सब कुछ बिखरा पड़ा था, जगह जगह वास टूटे हुए पड़े थे। डॉट अमित ने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसी टाइम शान एक वास उठाकर कांच पर मारते हुए चीख कर बोला, आखिर कौन है वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को अपनी बाहों में उठाने की? मैं उसे जान से मार दूंगा, मेरी जान सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अमित ने जब शान को इस तरह से देखा तो वो घबरा गया। उसने जल्दी से एक डिब्बी अपनी पॉकेट से निकाली और उसमें से गोलियां निकालते हुए रूम में आया। रूम में आते ही अमित ने कसकर शान को गले लगा लिया।
शान अमित को धक्का देने की कोशिश करने लगा पर दे नहीं पाया। तभी अमित ने एकदम से वो गोलियां शान के मुंह में डाल दी। करीबन 5 मिनट बाद पूरे रूम में शांति पसर गई। अमित पानी लेकर आया और शान से पानी पीने को बोला। शान ने चुपचाप से पानी पी लिया। पानी पीने के कुछ सेकंड बाद ही शान की पलकें भारी होने लगी और वो एकदम से बेड पर गिर गया। अमित ने उसके जूते निकाले, फिर उसे ठीक से लिटाकर ऊपर से ब्लैंकेट डाल दिया। तभी वो दोनों भी ऊपर आ गए। अमित जैसे ही बाहर आया, दोनों ने एक साथ पूछा, आज आखिर इसे क्या हुआ? अब किस पे गुस्सा है ये, और तूने उसे क्या पिला दिया कि वो बेहोश हो गया है? अमित दोनों को उधर से ले जाते हुए बोला, देखो रॉय और जॉन, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अच्छा यही होगा कि किसी और को इसकी जानकारी न हो। कभी कभी जब इसे गुस्सा आता है तो इसे ऐसे अटैक्स आते रहते हैं। उस टाइम इसे ये गोलियां देनी होती है और ये गोलियां देने के बाद जैसे ही ये पानी पीता है, इसे नींद आ जाती है। करीबन 15 से 16 घंटे तो अब ये नहीं उठने वाला। इसका मतलब अब ये सीधा सुबह उठेगा। रॉय ने पूछा तो अमित बोला, हाँ, और कल सुबह तक उसका पूरा रूम साफ होना चाहिए। सर्वेंट्स को बोल दो, इज दैट क्लियर? यस। रॉय के इतना कहते ही अमित बाहर की तरफ चला गया। बाहर आकर अमित ने किसी को कॉल किया, फिर बोला, 3 दिनों के अंदर मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए, समझे तुम? उधर से कुछ कहा गया तो अमित बोला, ओके, दिया तुम्हें टाइम। इतना बोल के अमित ने कॉल काट दी। फिर अपने आप से बोला, एक लड़की की वजह से शान खुद को क्या से क्या बनाता जा रहा है। हे भगवान, मेरे दोस्त को जल्द ही उसका प्यार दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकता। अंडस्को आरू आदि नवरूही सभी लोग घर में जैसे ही घुसे, उनकी नजर जैसे ही सामने पड़ी, सब एक दूसरे को देखने लगे। सामने सोफे पर अबीर फैलकर सो रहा था और उसके बगल वाले काउच पर राम। तभी अबीर ने करवट ली और वो धाड़ से जमीन पर धाड़ से गिर पड़ा। नीचे गिरते ही अबीर की सारी नींद रफू चक्कर हो गई। उसके नीचे गिरने पर उसका हाथ वही टेबल पे रखे पानी के गिलास पे लग गया और वो पानी से भरा गिलास सीधे अबीर के ऊपर ही गिर गया। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया और इसी हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका पैर काउच पर लग गया और काउच झटके से पीछे सरक गया। काउच पे लगे झटके की वजह से राम भी जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। कौन है बे? ऐसा बोलते हुए राम उठा, पर तब तक उसकी नजर सामने गेट पर खड़े सब लोगों पे पड़ी। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, आरू को छोड़कर। आरू ने अपनी जो हंसी काफी देर से रोक रखी थी, राम के इस तरह बोलने से उसकी हंसी छूट गई। वो हंसते हुए आई और आकर सीधे सोफे पे गिर पड़ी। बाकी तीनों भी हंसने लगे। वहीं राम और अबीर एक दूसरे को देखने लगे। कौन है बे? ऐसा बोलते हुए राम उठा, पर तब तक उसकी नजर सामने गेट पर खड़े सब लोगों पे पड़ी। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, आरू को छोड़कर। आरू ने अपनी जो हंसी काफी देर से रोक रखी थी, राम के इस तरह बोलने से उसकी हंसी छूट गई। वो हंसते हुए आई और आकर सीधे सोफे पे गिर पड़ी। बाकी तीनों भी हंसने लगे। वहीं राम और अबीर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर जब अबीर से रहा नहीं गया तो वो चिढ़ते हुए बोला, क्या है यार, क्यों इतना हंसे जा रहे हो? तभी आदि आके अबीर के गले लगते हुए बोला, तूने तो गिरने की कसम खा के रखी है, उस दिन भी अपनी कमर तुड़वाए और आज भी ऐसे ही गिरा। खुद तो गिरा ही गिरा, बेचारे राम को भी गिरा दिया। अबीर और आरू ने जैसे ही उस दिन का जिक्र सुना, वैसे ही आरू की हंसी और अबीर की चिढ़ दोनों गायब हो गई। अबीर आदि के गले लगे हुए ही आरू की तरफ देखने लगा तो आरू ने एक गहरी सांस लेने का इशारा किया। अबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने भी आदि को गले लगाते हुए कहा, वैसे सारी गलती आरू की थी, न वो मुझे भगाती न मैं गिरता। आरू ने जैसे ही ये सुना, आरू अबीर को घूरते हुए, ओ हेलो झम्पू, सारी गलती तुम्हारी थी, न तुम मुझे तंग करते न मैं तुम्हें भगाती, समझे? और वैसे भी उस दिन तो। आरू अभी बोल ही रही थी, तब तक अबीर आदि से अलग होकर एक चॉकलेट अपनी पॉकेट से निकालकर आरू को देते हुए बोला, अरे ये देखो, मैं बातों बातों में तुम्हारी चॉकलेट देना तो भूल ही गया। आरू ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट ले ली और खाने लगी। आरू को चॉकलेट खाता देखकर राम थोड़ा नौटंकी करता हुआ आरू से बोला, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तेरी नजरों में यार, मतलब हद है, भले ही अब तेरी शादी हो गई हो, लेकिन तेरा लवर तो मैं ही हूँ। अरे रे रे, तू मेरा लवर नहीं, तू तो मेरी जान है। आरू के इतना बोलते ही जहां राम हैरान था, वहीं आदि के दिल पे तो छुरियां चल गई। ये तूने क्या बोला? अभी दोबारा से बोल, शायद मैंने गलत सुन लिया। राम ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा तो आरू बोली, कैसा लगा मेरा मजाक? आरू के इतना बोलते ही सब हंसने लगे। वहीं आदि ने चैन की सांस ली, जो तब से अटकी पड़ी थी। राम आकर आरू के गले लगते हुए बोला, तुझे मिस कर रहा था यार मैं बहुत। आरू आदि की जैकेट पर थपथपाने के बहाने अपने चॉकलेट के हाथ पोंछते हुए बोली, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अच्छा, तुम लोग अचानक से सिडनी आ गए, मेरा मतलब ऐसे अचानक क्यों?
प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदि ने अबीर से पूछा तो राम बोला, मैं बताता हूँ, दरअसल में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सिडनी में, तो मैंने सोचा जाने से पहले आरू और नव से मिल लेता हूँ। तो जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो अंकल ने बताया कि तुम सब तो सिडनी गए हो, तो मैंने बताया मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अबीर को भी उसके हेड ने 15 दिन बाद से हॉस्पिटल आने को बोला, तो मैंने सोचा कि अकेले अबीर भी बोर हो जाएगा, इसलिए मैं इसे भी साथ ले आया और इसी बहाने हम सब साथ में सिडनी घूम लेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राम एक सांस में पूरी बात बोल गया। इतना बोलने के बाद उसने आरू की तरफ देखा तो उसने पलकें झपका दी। फिर राम वापस से सबकी तरफ देखने लगा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया राम, इसी बहाने हम सब साथ में मस्ती करेंगे। रूही खुश होते हुए बोली तो बाकी सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। आरू अपने बेड पर बैठी अपने फोन में घुसी हुई थी। वो बहुत ध्यान से कुछ पढ़ रही थी और पूरी तरह से फोन में डूबी हुई थी। आदि चेंज करके बाहर आया। उसने एक नजर आरू को देखा, फिर अपना लैपटॉप लेकर काउच पर बैठ गया। उसको कुछ मेल्स आई थे, वो उनको चेक करने लगा। आदि थोड़ी देर तक मेल्स चेक करता रहा, फिर नजर उठाकर बेड की तरफ देखा तो वहां से आरू नदारद थी। आदि ने बेड इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, उसे आरू नहीं दिखी। तभी वो उठा और पलटा। अचानक से आरू उसके सामने एक डरावना से सा मास्क पहन के चीख दी। क्या है? आदि नॉर्मली बोला तो आरू बिना मास्क उतारे ही बोली, तुम्हें डर नहीं लगा? इसमें डरने जैसा क्या है? इतना बोलते हुए आदि ने आरू का मास्क हटा दिया। फिर एकदम से आदि चीखकर हड़बड़ाते हुए पीछे हट गया। आरू उसको ऐसे देखकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ? वो तू आदि हकलाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा तो आरू आदि के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, क्या वो तुम ऐसे बिना मास्क के ज्यादा डरावनी लगती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आदि जोरों से हंसने लगा और आरू हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगी। अचानक से आरू उसके सीने पे मारते हुए बोली, कितने नालायक हो तुम, दुष्ट कहीं के, खुद को देखा है कभी चुड़ैल के रिश्तेदार लगते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आरू लगातार आदि के सीने पे मारते हुए आगे बढ़ते जा रही थी, जिससे आदि पीछे हो रहा था। अचानक से आदि ने आरू को उसके कंधों पकड़ के घुमा दिया। अब वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे डराने की कोशिश में थी, अब जब मैं डर गया तब भी तुम्हें दिक्कत है। आरू पीछे होते होते अचानक बेड से टकराकर गिरने लगी। उसने बचने के लिए आदि को पकड़ा, पर इसी चक्कर में आदि भी उसके साथ बेड पर गिर गया। आरू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें एकदम थम सी गई। डरी हुई सी आरू अभी आदि के नीचे थी और आदि उसके ऊपर। आदि की धड़कनें काफी तेज थी, जिसे आरू भी महसूस कर पा रही थी। आरू ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और आदि आरू को अपने इतने करीब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आदि आरू के और करीब आ गया। धन्यवाद बतख। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और रूही आरू को आवाज मारते हुए अंदर आई। पर जैसे ही उसने आरू आदि को इतने करीब देखा, वो फौरन पलट गई। आदि झटके से उठ खड़ा हुआ। आरू भी एकदम से खड़ी हो गई। मैं बस डिनर के लिए बुलाने आई थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। रूही ने सफाई दी तो आदि रूही के बगल से निकलते हुए फौरन कमरे से बाहर चला गया। आरू रूही के पास आकर बोली, देखती तो तब जब कुछ होता, जैसा तू समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा मैंने तुझे और भाई को कि कैसा है और कैसा नहीं। रूही आरू को छेड़ते हुए बोली तो आरू भी कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, तेरा स्क्रू ढीला है, शायद इलाज करवा अपना। इतना बोल के आरू नीचे चली गई और रूही भी मुस्कुराते हुए आरू के पीछे चल दी। पूरे डिनर के दौरान रूही मुस्कुराते हुए आरू को देख रही थी, जिस वजह से अब आरू को चिढ़ होने लगी। आरू ने नीचे से ही रूही के पैर पे अपना पैर मार दिया। रूही की मुस्कुराहट एकदम से गायब। उसके हाथ से उसकी स्पून भी गिर गई। स्पून उठाने के बहाने रूही नीचे झुकते हुए धीमी आवाज में आरू से बोली, क्या है यार, मुझे क्यों मारा? अगर तूने दोबारा मेरी तरफ देखकर अपनी बत्ती सी चमकाई तो इस बार दूसरे पैर पे मरूंगी। आरू भी धीमी आवाज में बोली तो रूही चुपचाप से खाना खाने लगी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए। वहीं आरू टेरेस पर। थोड़ी देर बाद उसने राम को मैसेज कर दिया तो राम अपना लैपटॉप और कुछ फाइल्स लिए ऊपर चला आया। उसने आकर वो सब कुछ वही टेबल पर रख दिया जो टेरेस पर लगी थी। आरू आकर वही सोफे पर बैठ गई और राम भी एक सोफे पर बैठ गया। फिर वो एक पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलकर आरू की तरफ करते हुए बोला, सिंघानिया जिसके साथ वेपन्स और मिसाइल्स की डील करने वाला है, वो अभी डार्लिंग हार्बर के हयात रीजेंसी सिडनी क्याट रीजेंसी सिडनी में रुका हुआ है, रूम नंबर 1882। इसमें ये लोग अपनी डील कंफर्म करेंगे।
सिंघानिया परसों सिडनी आ जाएगा और डील करने के बाद परसों ही लौट जाएगा। बॉस और सुपीरियर दोनों को ही इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। बॉस नहीं आएंगे पर सुपीरियर कल ही आ जाएंगे। वेल डन राम। ये डील तो नहीं होगी पर अभी सिंघानिया को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे ताकि हमें वो इंसान एक बार देखने को भी मिल जाए और क्लियर हो जाए कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, क्योंकि अगर वो गलत हुई तब तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, लेकिन अगर वो सही है तो भी मैं किसी के बारे में सोचकर उन्हें माफ नहीं करूंगी। आरू अपना चेहरा सख्त करते हुए बोली। आखिर किसको माफ नहीं करोगी तुम, और कौन है वो इंसान? अचानक पीछे से आवाज आई आरू और राम ने पलट के देखा तो अबीर अपने हाथ बांधे खड़ा था। आरू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, पर वो बात को संभालते हुए बोली, कौन इंसान? कैसा इंसान? कैसा इंसान? मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जैसा इंसान होता है वैसा इंसान, और सिंघानिया सर को तो मैं अच्छे से जानता हूं, पर वो दूसरा इंसान कौन है ये मुझे तुम बताओगी। अबीर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कौन? सिंघानिया? इस बार राम बोला तो अबीर बोला, अभय सिंघानिया सर, द ओनर ऑफ सिंघानिया कंस्ट्रक्शंस, एंड वन मोर थिंग, ही इज आवर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। ही इज योर बिजनेस पार्टनर? इस बार आरू हैरानी से कहा तो अबीर बोला, हाँ वो मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर हैं। अमेरिका में उनकी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे डैड के हैं। कई बार मैं उनसे ऑफिस में मिला हूँ। राम और आरू ने एक दूसरे को देखा, फिर आरू बोली, ओके मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे 2 प्रॉमिस चाहिए। टू बी कंटिन्यू।